बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ चलो सब बच्चे क्वेश्चन लिखना बेटा फटाफट। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। ठीक, सब बच्चे जल्दी से फटाफट क्वेश्चन लिखें, फिर हम इसके बारे में जो कुछ है सब समझेंगे। पहले क्वेश्चन लिखें, स्टेट एंड प्रूव, अरे वाह, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। क्वेश्चन लिखना मुस्कान, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में और लगाओ, और क्वेश्चन में और लगा के लिखो। क्वेश्चन में और लगा के लिखना बेटा, प्रूव दैट द टोटल फ्लक्स, prove that the total flux associated with a closed surface, prove that the total flux associated with a closed surface is 1 upon epsilon naught, is 1 upon epsilon naught times, is 1 upon epsilon naught times the total charge present inside the closed surface, the total charge present inside the closed surface, the total charge present inside the closed surface, IMP लगाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पर इसे समझने के लिए पिछली 2 क्लासें देखना जरूरी है, जिसमें आपको ये मालूम हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और दूसरा सॉलिड एंगल क्या होता है। ये 2 बातें आपको पता हो, आराम से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMP लगाओ। ठीक, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को नोट करने में कहीं रह गया हो तो एक बार हम क्वेश्चन को खुद ही रिपीट कर। हाँ, तो अब आप देखेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम का क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा हुआ है, गॉस थ्योरम क्या है उसे प्रूव करना है, और करके जो क्वेश्चन लिखवाया गया है वो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ही है। कभी कभी गॉस थ्योरम अपने स्टेटमेंट के नाम से भी पूछ ली जाती है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, देखो हम बताएं। ये गॉस साइंटिस्ट का नाम था। उस गॉस ने कहा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज का, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फाई ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर आपका सरफेस बड़ा हुआ तो डी नहीं लगेगा, लार्जर सरफेस के लिए ओनली एस आ जाएगा, ई इंटू एस कॉस थीटा। गॉस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला कि अगर आप किसी भी कहीं पर भी किसी जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। फिर इससे आप कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, तब लास्ट में आपका आंसर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। गॉस साइंटिस्ट ने कहा मेरे पास एक सिंपल तरीका है जिसमें ना तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा
ना कुछ करना पड़ेगा और एक लाइन में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिए। बॉस ने कहा ना तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, केवल एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसा सिंपल तरीका मेरे पास है। तो बॉस ने कहा कि मान लो ये आपका कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब पूरी तरह से बंद, ठीक। ये आपका कोई क्लोज सरफेस है। ये ऐसा क्यों बनाया है हमने, ऐसा इसलिए, बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, किसी किसी बुक में तो लौकी जैसा मिलेगा इस तरह से, खास करके शिवलाल में, है ना। तो ये इसलिए बनाया जाता है गॉस थ्योरम का डायग्राम इस तरह से, क्योंकि गॉस ये नहीं दिखाना चाहता था कि मेरी थ्योरम ओनली स्फेरिकल बॉडी पर अप्लाई होगी, नहीं, किसी भी तरह की बॉडी पर अप्लाई होगी। बस उसकी फर्स्ट और लास्ट कंडीशन थी कि आप जो भी इस तरह का शेप साइज ले रहे हैं बस वो क्लोज होना चाहिए। अगर जरा सा भी उसमें ओपन है, इस तरह से कट है, तो उस पर गॉस थ्योरम लागू नहीं होगी, वो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, शेप कैसी भी हो, चाहे बिल्कुल स्फीयर हो, चाहे किसी भी तरह का हो। तो गॉस ने कहा कि आपका कोई क्लोज सरफेस है, ठीक। इस क्लोज सरफेस का सपोज दैट ये सेंटर है O और इस सेंटर O पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है +Q, दिखाई दे रहा है। नहीं तो और बड़ा बना देते हैं इसको, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी फिर देखने में, क्योंकि इसमें भी खिचड़ी पकेगी, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस का सेंटर है O और इस सेंटर O पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब आप जानते हैं कि अगर इस सेंटर O पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसमें चारों साइड क्या बनेगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। और ये जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेंगी, टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन रही है इस पूरे फील्ड में, उनकी टोटल जितना नंबर होता है 10, 20, 50 जितनी बन रही हो, वही इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स माना जाता है। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए अपन को एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ती है इतनी लंबी चौड़ी। इससे बचने के लिए गॉस ने अपनी थ्योरम दी थी, उसके इसके बारे में बताया था। क्या बताया था गॉस ने, ध्यान से देखना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स से। देखो ध्यान से कैसे। तो गॉस ने कहा कि आपका ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस पर सेंटर हुआ है, इस पर चार्ज रखा है +Q चार्ज। और ये बात हम जानते हैं कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी और उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। यानी कि अब हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे बताते हैं अपन, फाई ई से, मतलब कि फाई ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, ये फॉर्मूला लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और कैलकुलेशन करो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। लेकिन गॉस ने क्या किया, गॉस ने कहा मेरे पास बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से एक लाइन में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, गॉस ने बोला आपको इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो नेट चार्ज कितना है, वो टोटल चार्ज कितना है। तो आपको दिख रहा है इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है, +Q। तो सबसे पहले आप इस चार्ज को लिख लें, लिख लिया +Q। और फिर बोला गॉस साइंटिस्ट ने कि जो चार्ज आपने लिखा है नेट चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर का, इस नेट चार्ज में आप 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें, 1/ε0 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप इसे सॉल्व कर लें। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Q का मल्टीप्लाई 1 में होगा Q और अपॉन में क्या मिलेगा, ε0।
यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस कहता है कि यही इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आपको ना तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की जरूरत है, ना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आप डायरेक्ट किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, वो भी वन लाइन में। देखा, वन लाइन में निकाला, वो भी ओनली वन लाइन में। कैसे? कुछ नहीं करना, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज में 1/एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और जो मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल आंसर होगा, वही उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है डायरेक्ट। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। जबकि अगर इससे करेंगे तो लगभग एक पेज में सॉल्व होगा। तो ये गॉस ने बनाया और गॉस ने इसके लिए स्टेटमेंट दिया, जैसे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया? गॉस ने बोला, अभी आपने इसका स्टेटमेंट पढ़ाई है, हम आपको बता देते हैं। गॉस ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि टोटल फ्लक्स ऑफ एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस। अगर किसी क्लोज सरफेस का आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा? आप देखेंगे इस पर कि ये 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट। टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है? प्लस क्यू। टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर की साइड जितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसको 1/एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, वही उस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यही उसने कहा और इसको अपने स्टेटमेंट पे दिया। अभी उसने स्टेटमेंट पे तो दे दिया और यहाँ पर उसने लिख भी दिया, लेकिन क्या ये बात वाकई में सही है? किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही होता होगा? क्या वो जो बोल रहा है एक लाइन में वो सही बोल रहा है? तो पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा, मतलब कि इसे प्रूव करना पड़ेगा। इस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा कि ये थ्योरम सही है या नहीं। अगर हम सॉल्व करके इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे अपन, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद अगर फाइनल आंसर यही आता है तो इसका मतलब कि गॉस ने सही बोला है और उसकी थ्योरम प्रूफ मानी जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है तो गॉस ने गलत बोला है। समझ गए? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके हैं, आंसर लिखें और आंसर में आप लोग हेडिंग बनाए स्टेटमेंट। आंसर में पहले हेडिंग बनाए स्टेटमेंट। गॉस ने इस मामले में क्या स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट में लिखना है डैश करके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नेट फ्लक्स, according to this theorem the net flux through any closed surface, according to this theorem the net flux through any closed surface is 1/एप्सिलॉन नॉट times, is 1/एप्सिलॉन नॉट times of net charge, of net charge present inside the closed surface, of net charge present inside the closed surface। कंप्लीट, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज में 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल होता है। समझ गए? ये इसका स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सपोज दैट the net charge, suppose that the net charge present inside a, suppose that the net charge present inside a
क्लोज सरफेस present inside a closed surface H plus Q ये बना हुआ है बोर्ड पे। Suppose that the net charge present inside a closed surface plus Q full stop, then net flux through that closed surface will be पैराग्राफ चेंज करके अब आप इस लाइन को लिखें, ये इसको नेट फ्लक्स लिख लेना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक की जगह नेट फ्लक्स, वैसे इलेक्ट्रिक लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखना नीचे की लाइन से नेट फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 या फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। कैसे आ रहा है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है ना। जल्दी से लिख लें, ये लाइन और ये लाइन, केवल दोनों लाइन, डायग्राम नहीं बनाना है। लिख लिया? जैसा गॉस ने बोला अपने स्टेटमेंट में, वैसा हमने मान लिया कि किसी क्लोज सरफेस का अंदर चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, तो इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, प्लस क्यू चार्ज में 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है कि गॉस ने ये जो बोला है एक लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के बताया है, या जो अपना स्टेटमेंट बोला है वो सही है कि गलत, उसे प्रूफ करना है स्टेटमेंट को। तो अब हेडिंग बनाए प्रूफ, नेक्स्ट हेडिंग बनाना बेटा प्रूफ, और प्रूफ में लिखना डैश करके सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at point O, वो पर ही रखा है ना प्लस क्यू चार्ज, एट पॉइंट O inside of closed surface, at point O inside of closed surface, फुल स्टॉप। आगे लिखना पॉइंट P, अभी हम बताएंगे पॉइंट P के बारे में, पहले लिख लें पॉइंट P lies on the small element, point P lies on the small element ds, point P lies on the small element ds मतलब स्मॉल सरफेस है ना, स्मॉल एलिमेंट ds of the closed surface, small element ds of the closed surface, फुल स्टॉप। बस इतना आपको इसकी लैंग्वेज में लिखना थी, अब आपको बोर्ड पर देखना है। लेकिन आप पहले थोड़ा यहाँ देखें इस डायग्राम के बारे में। हमें ये गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से हमने लिख तो लिया है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। हमने माना सबसे पहले आपका ये सरफेस है कोई, और इस सरफेस का नाम है एस, इस सरफेस का नाम क्या है एस।
ये आपका लार्जर सरफेस है। इस लार्जर सरफेस के सेंटर ओ पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर, अभी हम इस लाइन को लिखेंगे, स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर, ये दिख रहा है आर मीटर की डिस्टेंस, आर मीटर की डिस्टेंस पर इसी सरफेस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी। यहाँ पर है पी, हम लिख आ रहे हैं लेकिन ये पॉइंट है यहीं पर, क्योंकि अभी कुछ और बनाना है इसलिए पी अपन लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी, जिस पी को हमने यहाँ लिख दिया है लेकिन पॉइंट यही है, ठीक। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको पता है कि इस पॉइंट पी पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट कर लेंगे, उससे पहले हम देखें कि हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं सरफेस एस का, वो एक बहुत बड़ा सरफेस है, लार्जर सरफेस है एस। और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले छोटे लेवल पर कर लेते हैं, और जब वो सक्सेस हो जाता है तब उसे बड़े लेवल पर करते हैं, यही काम है ना। तो पहले हम गॉस थ्योरम को ट्राई करने जा रहे हैं, तो पहले हम उसे स्मॉल सरफेस पर देख लेंगे एक्सपेरिमेंट करके, और सक्सेस हो जाएंगे तब उसे लार्ज सरफेस पर करेंगे। कैसे? तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हम एक स्मॉल सरफेस इमेजिन करेंगे, और हमने मान लिया इस पॉइंट पी पर एक स्मॉल सरफेस है। कैसे बनेगा देखो, एक लाइन इधर से ऐसे, एक लाइन इधर से ऐसे, बन गया स्मॉल सरफेस, जो कि लार्जर सरफेस एस है ना, इस लार्जर सरफेस एस के सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है, इसके सरकमफ्रेंस पे बना है छोटा सा स्फीयर, और इस स्मॉल सरफेस या स्फीयर का नाम क्या होगा, डी एस। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है इसलिए, ठीक। अब आपको ये भी मालूम है कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और ये जो स्मॉल सरफेस हमने डीएस बनाया है वो इसलिए बनाया है कि पहले इस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के देखेंगे, सक्सेस हो जाएंगे तो लार्जर सरफेस एस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, पर पहले छोटे पर ट्राई करेंगे, ठीक। लेकिन आपको पता है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी, और ये आपका स्मॉल सरफेस है डीएस, और स्मॉल सरफेस डीएस की भी अपनी डायरेक्शन होती है, ये अपन कल के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में। तो यहाँ पर अब दो डायरेक्शन बनने वाली है, एक तो स्मॉल सरफेस डीएस की, हम इमेजिन कर ले सपोज दैट ये डायरेक्शन स्मॉल सरफेस डीएस की है, और इधर की ओर एक डायरेक्शन बना दे, और ये डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो किसकी वजह से बन रही है, जो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये उसकी डायरेक्शन है। और इंटेंस इन दोनों डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा, समझ गए? आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये बन रहा है एंगल थीटा, बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, बताया था हमने किस किस के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और स्मॉल सरफेस अगर डीएस तो डीएस, या लार्जर सरफेस एस है तो एस, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होता है थीटा। इन दोनों के बीच में डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। इसमें जरूरी नहीं कि आपको ये रटना है, आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान सकते हो और डीएस की डायरेक्शन ये मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, पर डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, और उनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को अपन ने मान लिया थीटा, ठीक। तो इसके बारे में अपन लिख भी चुके हैं पहले कि सेंटर ओ है, सेंटर ओ पर पॉइंट चार्ज रखा है जो कि एक पॉइंट चार्ज है, और ये स्मॉल सरफेस एस के अंदर रखा है। इस पॉइंट ओ से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में लिखें, कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस पी, द डिस्टेंस, आप लोगों को तो केवल देखना है बोर्ड पे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, एच स्मॉल आर मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक
ये पॉइंट पी पर कितनी बन रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है। बनाएगा कौन? प्लस क्यू चार्ज। तो हम देखते हैं कितनी बन रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? आर मीटर की डिस्टेंस पर आप लोग पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q/r²। याद आ रहा होगा फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पुट करें तो E की जगह E आएगा, 1/4πε0 की जगह 4πε0 आएगा, वो तो कांस्टेंट है। Q की जगह आपका चार्ज आ जाएगा प्लस Q। R का मतलब है डिस्टेंस, तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P पर, जिस पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस पॉइंट P की डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से कितनी है? R मीटर ही है, तो R की जगह R आ जाएगा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर आ गया। एक काम अपन ने कर लिया कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। क्यों निकाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें तो गॉस थ्योरम प्रूव करना थी। ये बात आपको अभी समझ में आएगी। कैसे? देखो, हमें करना क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कौन से वाले सरफेस का पहले निकालेंगे? स्मॉल सरफेस ds का पहले निकालेंगे, और जब सक्सेस हो जाएंगे तो लार्जर सरफेस s का निकालेंगे। तो पहले अपन लिखते हैं, यहाँ इधर लिख दें, हाँ उधर जगह कम पड़ जाएगी। इधर देखो, अपन यहाँ लिखेंगे ऑफ स्मॉल सरफेस ds। स्मॉल सरफेस ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सबसे पहले अपन उसे निकालेंगे, और जब सक्सेस हो जाएंगे तो लार्जर सरफेस s का निकालेंगे। तो स्मॉल सरफेस ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या होता है फॉर्मूला? d phi e इज इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा। पढ़ा है परसों वाली क्लास में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला स्मॉल सरफेस के लिए यही होता है, d phi e इज इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, किसकी? E की। समझ गए? क्यों? इसलिए हमने E की वैल्यू यहाँ निकाली थी, इसलिए हमने पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूले में E आता है, E की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो E की वैल्यू हम पुट करेंगे, ध्यान से देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, तो क्या हो जाएगा बेटा? d phi E इज इक्वल टू 1/4πε0। E की वैल्यू कितनी है? प्लस Q अपॉन, और ds cos थीटा की जगह ds cos थीटा। क्या कर दिया हमने? हाँ देखना बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया स्मॉल सरफेस ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, और फॉर्मूला था d phi इज इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले से आता है क्योंकि आप लोग इसे सीख चुके हैं। फिर हमने बोला था कि हम E की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर? पॉइंट P पर। तो इस E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर? E की जगह पर। तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, तो d phi E इज इक्वल टू E की जगह E की वैल्यू 1/4πε0 प्लस Q अपॉन r², ds की जगह ds और cos थीटा की जगह cos थीटा। अब आप लोग हमारा लिखने का तरीका देखना, थोड़ा हम इसको सही स्टाइल से अरेंज करेंगे। d phi E इज इक्वल टू प्लस Q जो लिखा है ना, उसको यहाँ लिख देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस Q अपॉन 4πε0 हो जाएगा। ध्यान से समझना, प्लस Q यहाँ लिखा था, उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस Q अपॉन 4πε0 हो गया। और जो r² लिखा है उसे ds cos थीटा के साथ में लिख देंगे इधर।
ये बात समझ में आ रही है ना? ऐसा क्यों किया? जिन लोगों ने कल की क्लास अच्छे से समझ ली है उनको पता चल गया होगा कि ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, और उसको क्लियर दिखाने के लिए ही हमने ऐसा किया है कि आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया ds के अपॉन में, इनटू में तो है ही, तो उसके अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ कौन रह जाएगा? q अकेला रह जाएगा, है ना? या आपको कोई दिक्कत अगर यहाँ आ रही हो तो हम इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरी बात बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू को अलग लिख दो, आर स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे? 1/r², बात एक ही है ना? और ds cos थीटा की जगह ds cos थीटा प्लस क्यू इंटू 1/r², प्लस क्यू को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा पहले जैसा q/r²। अब इसमें क्या करेंगे अपन? डी फाई इज इक्वल टू प्लस क्यू का मल्टीप्लाई इधर कर दो 1 में, तो हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4πε0, ds cos थीटा का मल्टीप्लाई इसके 1 में कर दो तो हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r², हो गया। और ds cos थीटा अपॉन r² फॉर्मूला बन रहा है किसी का जो कल हमने सीखा था। किसका फॉर्मूला बन रहा है? सॉलिड एंगल का। किसका फॉर्मूला बन रहा है? सॉलिड एंगल का। क्या होता है फॉर्मूला? सॉलिड एंगल को किससे बताते हैं? वैसे ओमेगा से बताते हैं, लेकिन इसमें क्या लगा है? ds cos थीटा अपॉन r²। इसमें ds लगा हुआ है, ds मतलब स्मॉल सरफेस, और स्मॉल सरफेस के लिए सॉलिड एंगल क्या आ जाएगा? d ओमेगा आ जाएगा। तो सॉलिड एंगल d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r²। बन गया फॉर्मूला सॉलिड एंगल का, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक। अब क्या होगा ध्यान से देखना, डी फाई ई इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4πε0 ds cos थीटा अपॉन r² फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि डी ओमेगा का फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का, हमने डी ओमेगा लिख दिया। हमारी बात यहाँ खत्म। हाँ, एक चीज और देख लें कि इसमें थियोरेटिकली रूप से तो कैलकुलेशन में आपका सॉलिड एंगल ओमेगा आ चुका है या डी ओमेगा आ चुका है। क्या डायग्राम में कहीं सॉलिड एंगल बन रहा है? ऐसा डायग्राम में अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ कैसे आ सकता है कैलकुलेशन में? तो आप डायग्राम में देखें, सॉलिड एंगल जरूर बन रहा है। ध्यान से देखना कैसे। ये आपका स्मॉल सरफेस है ds, ये आपका लार्जर सरफेस है s। इस स्मॉल सरफेस के ds के दोनों साइड से लाइन निकालो, इस साइड से और इस साइड से, ऐसे निकाली। तो इस स्मॉल सरफेस के दोनों साइड से लाइन निकाली, दोनों लाइनें कहाँ जाकर के मिली? पॉइंट ओ पर। और जब दोनों लाइनें पॉइंट ओ पर जाकर के मिली, इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट ओ पर सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक। और इसको हम किससे बताएंगे? तो यहाँ हमने ये दिखा दिया कि सॉलिड एंगल बन रहा है, और इसको हम बताएंगे डी ओमेगा से। इधर जगह नहीं है, ये जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल किससे बताएंगे? डी ओमेगा से। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसको बनाया किसने है? इस स्मॉल सरफेस ds ने। लाइन कहाँ से गई है? स्मॉल सरफेस ds के कॉर्नर से। इन्हीं लाइन का तो एंगल है डी ओमेगा। तो स्मॉल सरफेस ds ने इस सॉलिड एंगल को बनाया है डी ओमेगा को, इसलिए इसका सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा। तो यहाँ ये बन रहा है, तो हमने लिख दिया है इसको ds cos थीटा अपॉन r² की जगह सॉलिड एंगल डी ओमेगा। यहाँ तक बात खत्म। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ गया, लेकिन किसका आया है? स्मॉल सरफेस ds का। और हमें निकालना किसका है? लार्जर सरफेस s का। ds का क्यों निकाला था? पहले प्रैक्टिकल कर रहे थे कि स्मॉल सरफेस ds पर सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। अगर सक्सेस हो जाएंगे तो लार्जर सरफेस s का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो अब स्मॉल सरफेस का तो आ चुका है, अब लार्जर सरफेस का निकालेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, हम लिखेंगे नेट फ्लक्स ऑफ सरफेस S, सरफेस S का टोटल या नेट फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे सरफेस S का नेट फ्लक्स? ये जो स्मॉल सरफेस का फ्लक्स आया है आपके सामने डी फाई ई इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये स्मॉल सरफेस ts का फ्लक्स है,
इसी फ्लक्स को डायरेक्ट हम लार्जर सरफेस एस के फ्लक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या इतनी पूरी लंबी कैलकुलेशन फिर से थोड़ी करेंगे इसमें लार्जर सरफेस एस का फ्लक्स निकालने के लिए, कि जिस तरह से स्मॉल सरफेस डीएस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वैसे लार्जर सरफेस का फिर से निकाले। नहीं, अपन स्मॉल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल चुके हैं, इसी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे लार्जर सरफेस एस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। किस तरह से? कल हमने बताया था इसके लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो स्मॉल सरफेस के इलेक्ट्रिक किसी भी स्मॉल वैल्यू को लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। तो इंटीग्रेशन स्मॉल सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लार्जर सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। और इंटीग्रेशन में क्या होती है, लिमिट, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर हायर लिमिट होती है कि नहीं। लेकिन इसमें लिमिट नहीं बन रही है, तो हमने बोला था ऐसी कंडीशन में ये इंटीग्रेशन जिसके लिए किया जा रहा है उसका सिंबल बना देते हैं। तो इंटीग्रेशन किसके लिए किया जा रहा है, स्फीयर के लिए, तो यहाँ सिंबल किसका बन जाएगा, स्फीयर का, दोनों साइड। ठीक। फिर कल हमने बताया था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ये आप लोग मैथ में पढ़ोगे, अगर अभी नहीं आता है तो वैसे ही हम बता रहे हैं, मैथ में तो इसके 3-4 चैप्टर पढ़ोगे। dy का इंटीग्रेशन होता है y, dz का इंटीग्रेशन होता है z, ऐसे ही d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई e। आप लोगों की नजरों में सीधा सीधा मतलब कि ये इंटीग्रेशन के साइन से d हट गया और फाई e बच गया, बात खत्म। अब इस साइड क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो रखेंगे अलग और इंटीग्रेशन करेंगे केवल किसका, डी ओमेगा का। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, केवल डी ओमेगा का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन केवल उसी का हो सकता है जिसमें डी लगा हो, और डी किसमें लगा है, ओमेगा में। इनमें किसी में डी लगा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में किसी में डी नहीं लगा, यानी इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन किसका हो सकता है, केवल ओनली डी वाले का, मतलब कि डी ओमेगा का। और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा। जिस तरह से डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, फाई ई, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा। सीधा सीधा जवाब आपकी नजरों में कि डी से इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो फाई बचा, ऐसे डी से इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो ओमेगा बचा। अब ओमेगा का मतलब क्या है, सॉलिड एंगल। और कौन सा सॉलिड एंगल, वो लार्जर सॉलिड एंगल, ओमेगा तो लार्जर सॉलिड एंगल होगा, बड़ा सॉलिड एंगल बन रहा होगा कि ओमेगा है। इसको कौन बना रहा होगा, इसको बना रहा होगा सरफेस एस। और आप इस डायग्राम में सॉलिड एंगल को ध्यान से देखो, अभी हमने बताया था कहाँ बन रहा था, ये रहा आपका स्मॉल सरफेस डीएस, जिसका सॉलिड एंगल बन रहा है लार्जर सरफेस एस के अंदर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहां पर, सेंटर ओ पर बन रहा है, बन रहा है। स्मॉल सरफेस डीएस का सॉलिड एंगल इस लार्जर सरफेस एस के अंदर बन रहा है, सेंटर ओ पर बन रहा है। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक सरफेस अपना सॉलिड एंगल दूसरे सरफेस के अंदर बनाता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 4 पाई, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। और कल के क्वेश्चन में हमने नोट पॉइंट में भी आपको लिखवाया था। और आप यहाँ देखेंगे एक सरफेस है आपका डीएस जो कि स्मॉल सरफेस है, वो अपना सॉलिड एंगल दूसरे लार्जर सरफेस एस के सेंटर पर बना रहा है, उसके अंदर बना रहा है। तो इस सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, सॉलिड एंगल ओमेगा की वैल्यू यहाँ होगी 4 पाई। सॉलिड एंगल ओमेगा की वैल्यू होगी 4 पाई। तो क्या लिखेंगे अपन, फाई ई इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा की जगह क्या लिख पाएंगे, 4 पाई, क्योंकि सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी 4 पाई। 4 पाई क्यों है, क्योंकि एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर अपना एंगल बना रहा है, इसलिए 4 पाई है। अब क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। ये नीचे 4 पाई है, ये ऊपर ओमेगा की जगह 4 पाई आ गया है, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा, फाई ई इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर प्लस क्यू और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। यही बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। और हमें यही प्रूफ करना थी कि नहीं करना थी,
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस ने कहा था अपने स्टेटमेंट में और वही हमारा फाइनल आंसर आया है, जबकि हमने फॉर्मूले से इतना लंबा सॉल्व किया है और गॉस ने एक लाइन में बोल दिया था, पर हमने इतना लंबा इसलिए सॉल्व किया है कि गॉस थ्योरम सही है या नहीं, तो ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है कि ये सही है। समझ गए? अब आप लोग इसे नोट करें और आप लोगों को कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें।